जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आइए एक प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं जिसमें जीके, जीएस, साइंस, 15 मैथ और 5 रीजनिंग के प्रश्न हैं। आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 रेलवे एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स, सभी परीक्षाओं में बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश, मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश, जल से संपर्क नहीं है, सिर्फ भूमि से घिरा हुआ देश है, लैंड लॉक्ड है, तो कौन सा देश है? तो इसमें आपको हो जाएगा मंगोलिया। ठीक है जी। तो मंगोलिया कहाँ पड़ता है? आपको मंगोलिया पड़ता है एशिया में। आइए इसको मैप में दिखाता हूँ। मंगोलिया देखिए, यहाँ आपका हो गया, ये चाइना हो गया, चाइना के ऊपर आपको यहाँ दिख रहा होगा मंगोलिया, ये मंगोलिया। ठीक है जी। मंगोलिया देश आप देख लीजिए, चाइना के ऊपर है, ठीक है, और ये एशिया महादेश में पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछ रहा है, निम्न में से कौन एक भू आवेष्टित देश है? तो भू आवेष्टित देश मतलब वही चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ, तो आपका हो गया युगांडा। ठीक है जी, युगांडा। ठीक है जी। तो युगांडा को हम मैप में आपको दिखा रहे हैं। मैप में युगांडा को दिखा रहे हैं, ये पड़ता है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, सॉरी दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका का आपका मैप देखिए, दक्षिण अफ्रीका मैप मैप आपको दिखा रहे हैं युगांडा। युगांडा आपको देखना है तो केनिया के पास पड़ता है। देखिए ये आपका, देखिए केनिया आपको यहाँ दिख रहा होगा, केनिया देखिए, केनिया आपको यहाँ दिख रहा है, यहीं पे युगांडा है। देखिए चारों तरफ से ये जो है देश से घिरा हुआ है, जल इसके संपर्क में नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ देखिए इंडियन ओशियन है, और इसके सटे जो भी देश हैं ये लैंड लॉक्ड नहीं होंगे, जबकि ये सभी जो अंदर देश हैं जैसे युगांडा हो गया, साउथ सूडान हो गया, ये सभी लैंड लॉक्ड है। तो युगांडा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन में, इसलिए युगांडा देख लीजिए, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे 3 नंबर सवाल पूछ रहा है। 3 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक भू आवेष्टित देश है? वही हो गया, लैंड लॉक्ड के बारे में पूछ रहा है। तो आपको 3 नंबर का सही उत्तर बताना पड़ेगा बोलीविया। तो बोलीविया देखने के लिए आपको चलना पड़ेगा साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका हम आपको ले चल रहे हैं। देखिए साउथ अमेरिका हम आपको ले चल रहे हैं, यहाँ पे आ गया आपका साउथ अमेरिका आ गया। देखिए बोलीविया आपको दिख रहा होगा, बोलीविया यहाँ पे है। इधर आपको दक्षिण प्रशांत महासागर है, ये बोलीविया देश है। ठीक है जी। तो अगला प्रश्न देख लीजिए आप। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 4 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 4 नंबर सवाल है, देखिए 4 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रुद्ध देश है? मतलब यहाँ पे भी लैंड लॉक्ड पूछा जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान भी है, तजाकिस्तान भी है। ठीक है जी। तो इन देशों को देखिए, इन देशों को हम आप ले चल रहे हैं एशिया में। एशिया वाला मैप में देखिए, एशिया वाला मैप में आपको दिखा रहे हैं, एशिया वाला मैप में आपको दिखा रहे हैं। देखिए लैंड लॉक्ड के बारे में पूछा रहा है, तो कजाकिस्तान भी था, तो कजाकिस्तान लैंड लॉक्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए कैस्पियन सागर से सीमा इसकी लग जाती है, तो ये लैंड लॉक्ड नहीं होगा। तो अब देखिए उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान नहीं था ऑप्शन में, तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान देखिए, तजाकिस्तान किधर है? तजाकिस्तान यहाँ पे है, तजाकिस्तान लैंड लॉक्ड है। देखिए ये कहीं आपको जल से नहीं घिरा हुआ है, तो ऑप्शन में तजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया था, 4 नंबर का सवाल देखिए, 4 नंबर में दिया था तजाकिस्तान। ठीक है जी। ये सभी आप जो है ये लैंडलॉक नहीं है, जबकि ये है तजाकिस्तान है। ये ये वाला जो है कैल्शियम कैस्पियन सागर से लगा हुआ है। ठीक है, देखिए 5 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल रुद्ध देश कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल रुद्ध देश कौन है? तो लाओस। लाओस, चलिए हम आपको एशिया में दिखाते हैं लाओस कहाँ है। तो ये हो गया एशिया, और ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ देखिए ये आपका भारत हो गया इंडिया, और यहीं पे आपको मिलेगा लाओस। लाओस आपको कहाँ मिल रहा है? देखिए लाओस हम आपको दिखा रहे हैं जूम करके, लाओस आपको पूछ रहा है, लाओस देखिए, लाओस आपको कहाँ दिख रहा है बताइए? दक्षिण पूर्व एशिया, लाओस आपको बताना है किधर है लाओस।
तो लाओस देश आपको बताना है। लाओस देश यहाँ पे देखिए, लाओस देश आपको दिख गया। लाओस देश आपको कंबोडिया के पास है, ठीक है जी। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका देखिए पूछ रहा है 6 नंबर सवाल है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो स्थल रुद्ध देश बताइए। तो कौन होगा जी? आपको 6 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर का हो जाएगा पराग्वे और बोलीविया। तो दक्षिण अमेरिका में देखिए, दक्षिण अमेरिका में पराग्वे बोलीविया दिखाते हैं आपको। तो ये आपका हो गया देखिए दक्षिण अमेरिका महादेश, ये हो गया आपका। तो आपको दिखाना है पराग्वे और बोलीविया। तो पराग्वे और बोलीविया आप यहाँ पे देख लीजिए, पराग्वे ये हो गया और बोलीविया ये देखिए। तो ये किसी भी महासागर से नहीं लगा है, तो ये पराग्वे और बोलीविया आपको साउथ अमेरिका के देश हो गए, ठीक है जी, साउथ यूएसए, ठीक है जी। तो अब अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें आपसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल इसमें देखिए, अगला सवाल 7 नंबर पूछा जा रहा है आपसे। 7 नंबर लिख रहा है कि सर्वाधिक संख्या में स्थल रुद्ध देश किस महादेश में है? तो सबसे ज़्यादा लैंडलॉक्ड देश जो है अफ्रीका में है, ठीक है जी। 8 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो स्थल रुद्ध देश आपको जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे भी आपको अफ्रीका में पड़ता है। तो चलिए हम आपको जिम्बाब्वे दिखाते हैं। तो अफ्रीका है ये देखिए, अफ्रीका। अब यहाँ आपको जिम्बाब्वे मिलेगा, देखिए जिम्बाब्वे अफ्रीका में आप देख लीजिए, जिम्बाब्वे आपको ये है, ठीक है जी। तो लैंड लॉक्ड है, इधर से आपको इंडियन ओशियन है, इधर से आपको अटलांटिक महासागर है, और ये चारों तरफ से देशों से घिरा है जिम्बाब्वे, ठीक है जी, अफ्रीका महादेश में है, ठीक है। अब देखिए इसमें 9 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध नहीं है? स्थल रुद्ध देश कौन सा नहीं है? तो म्यांमार, मतलब चारों तरफ से देश से घिरा नहीं हुआ है। चलिए म्यांमार आपको दिखाते हैं। तो म्यांमार आपको देखिए एशिया में पड़ेगा, म्यांमार आपको एशिया में पड़ेगा। तो ये आपका एशिया हो गया, ठीक है जी। और एशिया में देखिए ये है, आपको दिख रहा होगा म्यांमार, म्यांमार आपको यहाँ दिख रहा है, और यहाँ से आपको जल से घिरा हुआ है, ये जल से लगा हुआ है, इसलिए लैंड लॉक नहीं हो सकता है। इंडियन ओशियन यहाँ बंगाल की खाड़ी लगता है, इसलिए ये लैंड लॉक नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल आपसे देखिए क्या पूछ रहा है। अगला सवाल इसमें क्या है आप देखिए, अगला सवाल इसमें है आपका म्यांमार का आपने देख लिया। 10 नंबर सवाल है, निम्न देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो स्थल रुद्ध देश बताइए, 10 का क्या होगा? तो 10 का आपका हो गया बोलीविया, बोलीविया। चलिए बोलीविया अब आपको दिखाते हैं। बोलीविया भी आपको अफ्रीका में पड़ेगा, ठीक है जी। बोलीविया देखिए हम आपको दिखाते हैं, बोलीविया। ये देखिए आपको देखना था बोलीविया, तो बोलीविया आपको यहाँ आ गया। बोलीविया देश साउथ अमेरिका में है, ये दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है जी। तो अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। अगला सवाल देखिए, आपने बोलीविया देख लिया, उसके बाद देखिए निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल बाधित है? तो लैंड लॉक्ड इसमें से बताना है आपको। लैंड लॉक्ड कौन कौन है देश? तो अफगानिस्तान भी है, और उसके बाद हंगरी भी है, और उसके बाद आपको स्विट्जरलैंड है। तो हम अफगानिस्तान तो आपने देख लिया, अफगानिस्तान आपको एशिया में पड़ता है, हंगरी आपको यूरोप में पड़ता है, और स्विट्जरलैंड भी यूरोप में पड़ता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, एशिया यूरोप का मैप दिखाते हैं। तो एशिया यूरोप का मैप देखिए, ये आपका हो गया देखिए, आपको हंगरी देखना है, तो हंगरी आप देख लीजिए, हंगरी आपको यहाँ दिख रहा होगा, हंगरी आपको यहाँ दिख रहा है, हंगरी है, ठीक है जी, हंगरी। और कौन सा देश देखना है आपको? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड भी आप यहाँ पे देख लीजिए, स्विट्जरलैंड आपको मिलेगा यहाँ पे, स्विट्जरलैंड यहाँ मिल रहा है, देखिए स्विट्जरलैंड, हंगरी और स्विट्जरलैंड आपको यूरोप में मिल गया। और आपको अफगानिस्तान देखना है, तो अफगानिस्तान देखना पड़ेगा, तो फिर आपको एशिया में जाना पड़ेगा। तो एशिया का मैप देखिए यहाँ पे, एशिया, अफगानिस्तान आपको देखना है, तो अफगानिस्तान आपको यहाँ से मिलेगा। लैंड लॉक्ड कंट्री अफगानिस्तान यहाँ मिल रहा है, देखिए चारों तरफ से आपको देश से घिरा हुआ है, तो अफगानिस्तान यहाँ एशिया में मिल गया, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, हम मैप से आपको यहाँ बताए हैं लैंड लॉक्ड देश के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से प्रश्न देखिए, यहाँ से प्रश्न देख लीजिए, पूछ रहा है भारत में, पूछ रहा है भारत में मुद्रा करेंसी की छपाई
किसके द्वारा की जाती है? तो 1 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ठीक है जी, कमेंट करके बताइए आरबीआई की स्थापना कब हुई और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दूसरा का सही उत्तर बता दीजिए। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा 356, अनुच्छेद 356। ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, खाली स्थान ने सती प्रथा उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। तो राजा राम मोहन राय। ठीक है जी, राजा राम मोहन राय। 3 का क्या हो जाएगा जी? तो 3 का हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय। अगला सवाल देखिए, इंडियन सुपर लीग क्या पूछ रहा है? इंडियन सुपर लीग भारत में किस खेल को प्रोत्साहन करने के लिए प्रयास करता है? तो 4 का सही उत्तर बता दीजिए। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका फुटबॉल। ठीक है जी, फुटबॉल। अगला सवाल देखिए, खाली स्थान माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो आपको सही उत्तर बताना है, सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बछेंद्री पाल। ठीक है जी, बछेंद्री पाल। अगला सवाल देखिए, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? तो ईसाई धर्म प्रचारक आपको बताना है। तो इनका आंसर नाम हो जाएगा सेंट थॉमस। ठीक है जी, सेंट थॉमस। 7 नंबर सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल पूछ रहा है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक कहाँ लागू रहा? तो आपको 7 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका दिल्ली में। ठीक है जी, केजरीवाल जी किए थे। ऑड इवन का मतलब होता है कि ऑड नंबर वाली गाड़ी जिस दिन चलेगी उस दिन इवन नंबर वाली गाड़ी नहीं चलेगी। ऑड नंबर जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी का नंबर 4, 2, 4, 6 है तो लास्ट में ये इवन नंबर है। जैसे किसी गाड़ी का नंबर ऐसे है तो लास्ट में 3 है तो ये ऑड हो गई है, ये इवन हो गया। तो ये जिस दिन चलेगी उस दिन ये गाड़ी नहीं चलेगी। तो इस तरह से गाड़ी के नंबर के हिसाब से बनाया गया था। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल इसमें लिखा गया है, अभी फारस को किस नाम से जाना जाता है? फारस को बताइए, फारस को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको ईरान। ईरान को फारस के नाम से जानता है। मद्रास का युद्ध कब हुआ था? मद्रास का युद्ध कब हुआ था? तो 9 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1746 में। ठीक है जी। 10 नंबर सवाल पूछिए, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कहाँ पे है बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जी, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी। 11 नंबर सवाल है, भारतीय योजना आयोग का गठन। भारतीय योजना आयोग का गठन बताइए। तो योजना आयोग का गठन आपका हो गया 1950 में। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए, भारत में योजना आयोग को भंग कर 1 जनवरी 2015 को किस नए आयोग की स्थापना की गई? तो आपको नीति आयोग की। ठीक है जी, नीति आयोग की। ठीक हो गया। अगला सवाल पूछ रहा है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। ठीक है जी। तो अगला सवाल बताइए, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम आपको दिल्ली में है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? तो आप बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है जी, टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए अब विज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लीजिए। इसमें सवाल पूछा गया है, देखिए, ओजोन का सूत्र बताइए। तो O3 होता है, 3 ऑक्सीजन का अणु होते हैं इसमें। ठीक है जी। सूखे हुए किशमिश पानी में डालने पर फूल जाते हैं, क्या दर्शाता है यह? तो आपको 17 नंबर सवाल बता रहा है कि बाह्य विलयन अति परासारी, बाह्य विलयन अति परासारी। ठीक है जी, इसको दर्शाता है, जब आप पानी में डालते हैं किशमिश को तो वो फूल जाता है। इस घटना को बाह्य विलयन अति परासारी कहते हैं। ठीक है। 18 नंबर सवाल है, डेसिबल एक किसका मात्रक है? तो ध्वनि का स्तर का मापक है। ठीक है जी, 18 नंबर का क्या हो जाएगा? ध्वनि का स्तर का मापक है। अगला सवाल देख लीजिए, किस तापमान पर
सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना एक समान होता है तो -40 डिग्री पर, -40 डिग्री, ठीक है जी। चूना देखिए चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र देखिए, तो चुंबकीय क्षेत्र का आपको 20 का सही उत्तर बताना है, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सदिश। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सदिश राशि होता है। अब आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्यों होता है, क्या इसमें परिमाण होता है और दिशा होता है, आपको कंफर्म करना है, तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए अगला सवाल पूछते हैं, निम्न में किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो किस उत्प्रेरक के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो आपको 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, हरे पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण, ठीक है जी। 22 नंबर सवाल देख लीजिए, 22 नंबर सवाल लिखा है, 22 नंबर सवाल आपसे पूछ जा रहा है, तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? तो 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा, सूरज, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा जो है मानव शरीर में, ठीक है जी। 23 का क्या हो जाएगा? तो 23 का हो जाएगा डी। अब आप बताइए डायनेमो में क्या होता है? तो डायनेमो में आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, सॉरी विद्युत मोटर को, आपको विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को आपको प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, बताना है। 24 नंबर सवाल है, पी भी बराबर स्थिरांक कांस्टेंट है, क्या कहलाता है? तो पी भी एक स्थिरांक है, क्या कहलाता है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बॉयल्स का नियम कहलाता है, बॉयल्स का नियम, ठीक है जी। 25 नंबर सवाल देखिए, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट किस नाम से जाना जाता है? 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 25 का सही उत्तर हो जाएगा धोने का सोडा, ठीक है जी। 26, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पानी की बूंदों को गोल होने का कारण क्या है? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव, ठीक है जी। एंजाइम है, 27 का बताइए। तो एंजाइम क्या है? तो एक प्रोटीन होता है, एंजाइम क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, ठीक है जी। 28 नंबर सवाल है, डेड्राइड्स किस में पाए जाते हैं? डेड्राइड्स किस में पाए जाते हैं? डेड्राइड्स किस में पाए जाते हैं? 28 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका न्यूरॉन में। डेड्राइड्स किस में पाया जाता है? न्यूरॉन में, ठीक है जी। 29 नंबर सवाल देखिए, विद्युत ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग खाली स्थान प्राप्त करने में किया जाता है, तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऊष्मा प्राप्त करने में भी विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है, मैकेनिकल ऊर्जा कार्य में भी होता है, प्रकाश को उत्पन्न करने में भी होता है, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 30 नंबर, पृथ्वी पर जी का मान कितना है? तो पृथ्वी पर जी का मान बताइए। तो पृथ्वी पर जी का मान आपको हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो अगला अब इसमें देखिए मैथ का सवाल बनाने जा रहे हैं। मैथ के सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है? लिखा है यहाँ पे देखिए, एक्स का मान निकालना है आपको, एक्स का मान निकालना है। देखिए एक्स का मान हम कैसे निकालते हैं, हल्का सवाल है। देखिए एक्स का मान आपको निकालना है, तो यहाँ देखिए दोनों में बारी बारी से गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। और फिर इसमें हो जाएगा तो 6x हो जाएगा, ठीक है जी, 6x। अब 2 से x में गुणा करिएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है जी। और इधर बराबर में क्या होगा जी? तो इसमें गुणा करिए तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद आपको x होगा। अब देखिए, अब 5 से गुणा करना है तो 5 दूना 10x हो जाएगा, और जोड़ 5 हो जाएगा। देखिए तो ये 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए 6x और 2x मिलके 8x हो गया, तो 8x प्लस 6, इधर क्या हो गया जी? और प्लस 8 भी साथ में दिया है, 8 भी दिया है इधर, तो प्लस 8 भी है देखिए इधर। और इधर क्या हो गया जी? आपका 11x हो गया और प्लस 5 हो गया, ठीक है। तो इधर x देखिए इधर आ जाएगा तो 3x बच जाएगा, इधर ये 5 इसमें से घट जाएगा, 14 में से तो 9 बच जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी? 3 3 9, x का वैल्यू क्या आ गया? 3, x का वैल्यू आपका आ गया 3, तो बी आंसर हो जाएगा बी, ठीक है जी, बी आंसर हो गया।
अगला सवाल देख लीजिए, कह रहा है 10 किलो, कह रहा है 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। तो आप देखना है आपको, 10 किलोमीटर को पहले आप मीटर में बदलिएगा तो 10,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है जी, 10,000 मीटर हो गया। अब इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो और हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलीमीटर में बदलना है। देखिए, पहले किलोमीटर को आप मीटर में बदले, फिर इसको सेंटीमीटर में बदले और फिर इसको मिलीमीटर में बदले। ठीक है जी। तो देखिए, 10 को आप जब 10 को आप मीटर में बदले तो 10,000 यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ तक सेंटीमीटर में बदल दिए और फिर मिलीमीटर में बदलना है तो 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो और हो जाएगा। इसका मतलब 10 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 10 का पावर 7 mm हो जाएगा। ठीक है जी, 10 का पावर 7 mm कहाँ दिया है तो सी आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है, अगला सवाल देखिए, एक छात्र 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। इसको छोटा कर लीजिए थोड़ा सा, हाँ इसको छोटा कर लिया। कह रहा है 60 अंक प्राप्त करता है लेकिन 20 अंक से फेल हो जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो परीक्षा कुल कितने अंक का था। तो चलिए मान लिया कि 100 अंक था, तो 100 अंक का 40% बराबर होना चाहिए। 60 अंक लाया था, 20 अंक और ला देता तो 40% हो जाता। तो अब देखिए, ये 40x बटे 100 बराबर इधर 80 हो गया। तो 40 दूना 80, 2 बार में कट गया। तो इधर x बराबर क्या हो गया जी, 100 से गुना हो जाएगा तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है जी, 200। तो टोटल मार्क्स कितना था, तो 200, आंसर ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 34 नंबर सवाल आप बनाइए। तो कह रहा है 4 और 16 का मध्य अनुपाती निकालिए। तो मध्य अनुपाती निकालने का सूत्र होता है a गुणे b मतलब 4 गुणे 16। तो देखिए 16 चौका 64 हो जाएगा और इसका 16, इसको 8 गुणे 8 लिख दूंगा तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो 8 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 8 आंसर, सी हो गया। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। 35 नंबर सवाल कर रहा है, 35 नंबर सवाल कर रहा है। देखिए 35 नंबर सवाल में लिखा है इन दोनों को गुणा करिए। तो आप देखिए 14 में 64 से गुणा करिएगा, 14 में 64 से गुणा करिए तो 14 चौका 56 हो गया और आपके पास 5 हो गया। 14 छक 84 और 5 कितना हो गया जी, 84 5 हो गया, 84 5 89। ठीक है जी। तो अब यहाँ चूँकि यहाँ 3 अंक बाद डेसिमल है और यहाँ 4 अंक पहले, तो टोटल 7 अंक पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ डेसिमल बैठाएंगे। ठीक है जी, यहाँ डेसिमल बैठेगा। तो 896 के पहले 4 जीरो कहाँ दिया है, 896 के पहले 4 जीरो यहाँ दिया है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, द्विघात समीकरण इसका तो आपको हल करना है। तो द्विघात समीकरण को हल करिए। देखिए ये x² हो गया और आपको ये 4x को ऐसा तोड़ना है कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए और जोड़ने घटाने से -4 आवे। तो इसको मैं तोड़ दूंगा। देखिए +2x लिख दूंगा और -6x लिख दूं तो घटाने से जोड़ने से आपको -4 आ जाएगा और गुणा करने 6 दूनी 12x² भी आ जाएगा। तो -12 इधर बराबर 0। देखिए x कॉमन लीजिए तो यहाँ x बचेगा, यहाँ +2 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ -6 कॉमन लीजिएगा तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या होगा जी 2। तो सॉरी यहाँ पे x है ना जी, यहाँ पे x बचेगा। तो अब देखिए x + 2 कॉमन ले लिए, दोनों में से कॉमन है, दिल ले लिए, उसके बाद x - 6 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, x + 2 x - 6 आपका ए में हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो गया। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है 37 नंबर, कह रहा है यहाँ पे लिख रहा है एक अधिकोणीय त्रिभुज के दोनों कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए अधिकोण त्रिभुज मतलब एक कोण जो होगा उसका 90 डिग्री से अधिक। तो 90 डिग्री से अधिक मान लीजिए 100 ही हो जाए
तो ये दोनों कितना होगा, 40-40 हो जाएगा, 40-40 हो जाएगा। तो ये दोनों का जोड़ देखिए ना 80 हो रहा है, तो ये कभी भी 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है नहीं। तो 90 डिग्री से छोटा होगा तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अधिक कोण में ये कोण त्रिभुज का 90 डिग्री से बड़ा होता है, और चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो आप जानते हैं 180 होता है, ठीक है जी। ये देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 2x + 3y + 2 और x + 2y - 2 को जोड़ करिए, मतलब जोड़िए। तो 2x + 3y + 2 जोड़ना है आपको, x + 2y - 2 जोड़ना है। तो जोड़ना है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। और ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 5y, ठीक है जी। यही आंसर हो गया, ठीक है जी। 3x + 5y, 3x + 5y कहाँ दिया है, 3x + 5y यहाँ पे दिया है सी में, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है 39 नंबर, कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। मान लीजिए ये सन हो गया, ये फादर हो गया। तो ये यदि 1 साल है, x वर्ष है, तो ये 20 साल अधिक मतलब x + 20 हो जाएगा। कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाती है। तो देखिए 5 वर्ष बाद, तो 5 साल इसमें भी जोड़ेंगे और 5 साल इसमें भी जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x + 25 हो जाएगा। कह रहा है ये जो है इसके दोगुना है, दोगुना बराबर है, ठीक है जी। दोगुना करेंगे तब बराबर होगा। तो इधर देखिए आप हो जाएगा 2x + 10 हो जाएगा, इधर x + आपका 25 हो जाएगा। देखिए तो ये x इधर जाके घट जाएगा, तो ये x बच जाएगा, और ये 10 आके 25 में से घट जाएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है जी। तो x = 15 मतलब लड़का जो था, सन जो था वो 15 साल का था, और फादर जो था, फादर इससे 20 साल अधिक मतलब आप 35 साल का। तो 15 और 35 कहाँ दिया है, तो 15 और 35 आप देखिए, 15 और 35 आप देख लीजिए, इसको बना लीजिए। 15-35 आपको दिया है डी में, ठीक है जी, डी में दिया है, डी में दिया है, ठीक है, 15 और 35। देखिए अगला सवाल आप बनाइए। अजय और विजय के आयु का अनुपात, आयु का अनुपात इतना दिया है, कह रहा है 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना, 4:5 हो रहा है। तो विजय की वर्तमान आयु देखिए, ये अजय हो गया और ये विजय हो गया, ठीक है। तो इसका 3:4 दिया है। बोल रहा है 5 साल बाद अनुपात क्या हो रहा है, 4:5 बोल रहा है 5 साल बाद। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि 1 साल की वृद्धि हो रहा है, लेकिन 1 साल बाद ही यहाँ दिख रहा है अनुपात के अनुसार। तो किताब बोल रहा है नहीं 5 वर्ष बाद, तो इसका ये 5 गुना हो गया, 5 गुना हो रहा है। तो किसका पूछ रहा है, विजय का पूछ रहा है। तो विजय का देखिए इसके आयु में 5 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये 20 साल का था, विजय 20 साल का, ठीक है, विजय 20 साल का हो गया। यदि आपका अजय का पूछता तो इसमें 5 से गुणा कर देते, तो ये हो जाता 15, ठीक है जी। तो विजय का पूछा है तो आप मार दीजिए इसमें बी आंसर, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा रहा है, आप देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, इसको ये रूट आपका हो गया 0.09, और भागा ये डिवाइड का मतलब वो नीचे लिख दीजिए आप √0.0004, ठीक है जी। तो यदि ऊपर से ऊपर हम पॉइंट ये आपका ब्रैकेट ये अंडर रूट काट दें, तो यहाँ बचेगा देखिए 0.09 और नीचे बच जाएगा 0.004, ठीक है जी। सॉरी यहाँ पे आप ये नहीं काट सकते हैं, रूट इसका नहीं काट सकते हैं जी, रूट नहीं काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं 9/100 लिख सकता हूँ इसको, और डिवाइड इसको मैं लिख सकता हूँ 4/10,000 लिख सकता हूँ, 10,000 लिख सकता हूँ, ये भी रूट में है। तो अब देखिए इसका हम 3 वर्गमूल हो गया, और इसका 10 हो गया, और डिवाइड इसका वर्गमूल 2 हो गया ऊपर का, और नीचे हो गया 100, ठीक है जी, 100 हो गया। तो अब क्या करिए आप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3, और इसको लिख सकता हूँ मैं 0.002 लिख सकता हूँ, ठीक है जी। तो यदि आपको
सॉरी, यहाँ पे आपको ये 0 एक्स्ट्रा लिखा गया है, यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे होगा। देखिए फ्रेश में बना रहा हूँ, फ्रेश, ये टाइम ज़्यादा ले लिया, कोई बात नहीं। देखिए 0.09 रूट में है और ये डिवाइड देख लीजिए, इसको मैं कर रहा हूँ, ये रूट में है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकता हूँ, इसका वर्गमूल 0.3 हो जाएगा। और आपको ये 0.0004 को लिख सकता हूँ 0.02 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप इसको बट्टा में आप 0.3 और नीचे 0.02 लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया, ठीक है जी, आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, कह रहा है श्रेणी का अपूर्ण पद ज्ञात करिए। तो यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब है, यहाँ पे 3 का क्यूब है, यहाँ पे आपको 4 का क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये 5 का क्यूब दिख रहा है, ये आपका 6 का क्यूब दिख रहा है, ये आपका 7 का क्यूब दिख रहा है। तो आगे क्या होगा, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होगा जी, तो 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 नहीं, चौठ में 8 से गुणा करना है। तो 8 चौका 32 और 8 छके 48, 48 3 51 हो गया। ठीक है जी, 512। 512 कहाँ दिया है, तो 512 आपका सी में दिया है। ठीक है, तो सी आंसर हो गया। 42 के बाद आप 43 नंबर सवाल देखिए। 43 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है, यदि इस तरह का दिया हो a प्लस बी और प्लस सी दिया हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी। तो इसको हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है जी, ये गुणा में भी हो जाएगा। जिससे देख लीजिए, ये गुणे बी दिया हो, यहाँ पे गुणे सी दिया हो, तो a गुणे बी गुणे सी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल 44 नंबर देखिए। 44 नंबर लिख रहा है, 44 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एक संख्या का वर्ग, इसमें से कौन सा डिजिट से अंत नहीं हो सकता है। जैसे देख लीजिए, हम 6 का वर्ग करें तो 36 आता है, तो लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये सही है। यदि हम 5 का वर्ग करें तो 25 आता है लास्ट में, तो लास्ट में 5 भी आ सकता है। और यदि हम 8 का वर्ग करें तो 64 आता है, तो लास्ट में 4 भी आ सकता है। लेकिन 3 एक ऐसा संख्या है जो किसी संख्या के स्क्वायर करने पर इकाई पर 3 नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। 3 नहीं हो सकता है, यही पूछ रहा है, नहीं हो सकता है। 45 नंबर सवाल देखिए। 45 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 45 नंबर सवाल पूछ रहा है कि 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 15 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं। तो आप M1 D1 बराबर M2 D2 जानते हैं। तो यहाँ 9 व्यक्ति है और दिन कितना है, 25। इधर कितना है, M2 15 दिया है M2, और टाइम आपको D2 पता नहीं है। तो देखिए 5 तिया 15 और 5 25। ठीक है जी, और 3 तिया 9, तो 3 5 15, इधर क्या हो गया, D2। तो D2 बराबर क्या हो गया, 15 दिन। आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है जी, अब रीजनिंग का सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए रीजनिंग का सवाल आपसे पूछा गया है, यहाँ पे देखिए कह रहा है EF, F के बाद GHIJKL, तो यहाँ क्या होगा, MN होगा, MN होगा। अब संख्या का देखिए, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ 3 बढ़ के 9 हो गया, 9 से फिर 6 बढ़ गया तो 15 हो गया, और 6 से फिर 15 से फिर 9 बढ़ गया, तो आपका क्या हो गया जी, 24 हो गया। अब 24 से 9 बढ़ाता तो 12 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ 12 प्लस करिएगा तो 24 में 12 जोड़िएगा तो क्या आएगा जी, यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो MN 36 कहाँ दिया है, तो सी में MN 36 हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है 47 नंबर। यहाँ देखिए, यहाँ 10 से भाग दीजिएगा 50 में तो 5 आएगा। 50 से 225 में भाग दीजिएगा, 250 में भाग दीजिएगा तो यहाँ भी 5 आएगा। और 250 से आप 250 से 1250 में भाग दीजिएगा, यहाँ भी 5 आएगा। तो किस संख्या से भाग दूंगा 10 में कि 5 आ जाए, तो 2 से भाग दीजिएगा। 10 में भाग दीजिएगा 2 से, तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, कह रहा है हॉस्पिटल को ये लिखा गया कोड में, तो उसी भाषा में पोस्टल।
तो पोस्टल को क्या लिखना है, तो पोस्टल देखिए पोस्टल पी का मतलब क्या दिया है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5। पी बराबर क्या दिया है, पी बराबर 7 दिया है, तो 7 दिया है। और ओ बराबर क्या दिया है, तो ओ बराबर 2 दिया है, 2। एस बराबर क्या दिया है, तो 3 नंबर में 5 दिया है, तो 5। 725 देखिए 725 कहीं शुरू है, तो 725 इसमें और इसमें है, ये इसमें तो 725। और टी के बदला क्या लिखा है, तो टी के बदला आपको 6 लिखा है। तो 72 56, 72 56 कहाँ दिया है, तो 72 56, 72 56, 72 56 इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है 72 56। तो अब देखिए ए बराबर क्या है, तो ए बराबर आपका ए, तो आपका आंसर सही हो जाएगा आपका बी। सही आंसर बी हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है जी। तो सही आंसर आपका बी हो रहा है, ठीक है। 49 नंबर देखिए, 49 नंबर सवाल आपसे क्या कर रहा है, 49 नंबर सवाल में देखिए, 49 नंबर सवाल में लिख रहा है कि बालक, व्यवसाय, विवाह, नवजात शिशु, शिक्षा, इसमें सही क्रम में दर्शाइए। तो पहले होगा नवजात शिशु, मतलब 4 नंबर पहले होगा नवजात शिशु, ओकरे बाद जो है वो बालक बनेगा, ओकरे बाद जो है वो शिक्षा प्राप्त करेगा 5 नंबर, उसके बाद वो व्यवसाय करेगा, उसके बाद वो शादी करेगा। तो 41 523, 41 523 कहाँ दिया है, 41 523 आपको सी में दिया है, ठीक है। 50 नंबर सवाल देखिए, 50 नंबर सवाल लिख रहा है, 50 नंबर सवाल, बढ़ई कुर्सी बनाता है तो राजगीर क्या बनाता है, दीवार। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू।